नमस्कार साथियों, आपका कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मूल अधिकार संविधान के भाग 3 को समाप्त किया। आज हम संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। तो आइए इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। संविधान का भाग 4, जिसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के संविधान के कौन से भाग में, तो भाग 4 में। दूसरा, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक फैला हुआ है। तीसरा, इसका महत्वपूर्ण बात है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य राज्य ऐसे नीतिगत निर्णय ले जो समाज में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और लोक कल्याण सुनिश्चित हो। तो आइए आज हम पढ़ते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक फैला हुआ है। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य ऐसे नीतिगत निर्णय ले जो समाज में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और लोक कल्याण सुनिश्चित हो। अब हम पढ़ते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले गैर न्यायिक है, मतलब इसका न्यायालय में उल्लंघन होने पर दावा नहीं किया जा सकता, यानी ये लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये राज्य के लिए मार्गदर्शक है। दूसरा, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य है। किसका? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। भारतीय संविधान के उद्देश्य का जो प्रस्तावना है में दिए गए आदर्शों को प्राप्त करने का एक साधन है। कौन? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद प्रमुख नीति निर्देशक तत्व देखें उदाहरण के साथ, तो 38 सामाजिक न्याय, जिसका अर्थ है राज्य एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। दूसरा, अनुच्छेद 39 आर्थिक समानता, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन, जीवन निर्वाह का साधन, बच्चों का स्वास्थ्य आदि सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर स्वशासन की स्थापना हेतु पंचायतों का गठन। ये आपको प्रमुख नीति निर्देशक तत्व बता रहे हैं। आगे हम अनुच्छेदवार अध्ययन करेंगे। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो आपको इस सारणी के माध्यम से बताया जा रहा है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। ग्राम स्तर पर स्वशासन की स्थापना हेतु पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की दशा में सहायता प्रदान करना। 44वां संविधान संशोधन, समान नागरिक संहिता, देश में सभी के लिए समान नागरिक कानून की कोशिश करना। अनुच्छेद 48 पशु संरक्षण, गोवंश और दुधारू पशुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 48 ये क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करता है, मतलब वनों और पर्यावरण की रक्षा करना। इनके जो उद्देश्य हैं संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। फेमस क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो पूछा जाएगा तो उसका आंसर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करना। तीसरा, संविधान के जो मूल आदर्श है न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को वास्तविकता में बदलना। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भले ही न्यायालय में बाध्यकारी न हो, परंतु वे देश के शासन के लिए नीति मार्गदर्शक हैं। संसद और राज्य विधायिकाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इन तत्वों को ध्यान में रखकर कानून बनाएं और शासन चलाएं। तो हमने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व की पृष्ठभूमि बताई, उनकी विशेषताएं बताई
उनके उद्देश्य बताए और अंततः उसका निष्कर्ष भी आपके सामने साझा किया। तो आइए हम अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेदवार अध्ययन करें। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36, जिसपे परिभाषाएं दी गई है। तो अनुच्छेद 36 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी। दूसरा, ये अनुच्छेद एक परिभाषात्मक अनुच्छेद है, डेफिनेशनल आर्टिकल है। तो इसमें जो मूल शब्द है संविधान में, तो वह यह है कि इस भाग में राज्य से वही अभिप्राय है जो अनुच्छेद 12 से है। वापस आपको समझाऊंगा कि अनुच्छेद 12 में राज्य से क्या तात्पर्य है। सरल शब्दों में हिंदी में इसकी व्याख्या देखें तो अनुच्छेद 36 का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में जब भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसका अर्थ वही होगा जो संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 36 में जो राज्य का अर्थ है वह अर्थ है राज्य का जो अनुच्छेद 12 में है, जो मौलिक अधिकार में हमने पढ़ा था। आइए हम बताते हैं आपको कि राज्य का क्या अर्थ है। अगर कोई नया है, डायरेक्ट क्लास से जुड़ा है, जिसने पिछली कक्षा को नहीं देखा, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि राज्य का अर्थ क्या है। राज्य के अंदर केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, संसद और राज्य विधानमंडल है, स्थानीय निकाय हैं जिसमें नगर पालिका, पंचायत आदि, और वे सभी संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रणाधीन में हो या जिसका संचालन सरकारी ढंग से होता हो। अनुच्छेद 36 का अगर हम महत्व देखें तो यह नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए यह तय करता है कि किन संस्थानों या निकायों पर ये दिशा निर्देश लागू होते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि राज्य शब्द का दायरा बहुत व्यापक है और उसमें सभी सरकारी निकाय एवं एजेंसियां शामिल है जो सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त है। आगे हम निष्कर्ष के तौर पर अनुच्छेद 36 को देखें तो यह एक संक्षिप्त लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो यह सुनिश्चित करता है कि नीति निर्देशक तत्वों में प्रयुक्त राज्य शब्द का अर्थ संविधान की परिभाषा के अनुरूप ही हो। यह नीति निर्देशक तत्व जो है लागू करने वाली संस्थाओं की सीमा और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। तो अनुच्छेद 36 में हमने पढ़ा कि राज्य का अर्थ क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन सी सरकारें आती है, कौन कौन सी विधान पालिकाएं आती है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी मिली। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 37 जो संविधान के मूल शब्दों में वर्णित है। तो वह इस प्रकार है कि इस भाग में वर्णित सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं माना जाएगा, किंतु वे देश के शासन में मूलभूत हैं और विधान बनाने में उनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। वापस एक बार आपको साझा करता हूँ ये पंक्ति कि इस भाग में वर्णित सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं माना जाएगा, किंतु वे देश के शासन में मूलभूत हैं और विधान बनाने में उनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 37 में दिया गया है। सरल हिंदी में इसकी व्याख्या देखें तो अनुच्छेद 37 ये स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालयों में लागू नहीं किया जा सकता, यानी कोई नागरिक इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए सीधे कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये तत्व देश के शासन की बुनियाद है, इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह विधान बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे, यानी नीति निर्माण और शासन की दिशा इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई नागरिक जो है इन सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए प्रत्यक्षतः सीधे मतलब कोर्ट नहीं जा सकता। तो अनुच्छेद 37 के बारे में आपको बताया जो संविधान के मूल भाव में था। अब आइए अनुच्छेद 37 का उद्देश्य क्या है उसको जानते हैं। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है। ये बताता है कि ये सिद्धांत न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये राजनीतिक नैतिकता और शासन का मार्गदर्शन
करते हैं। इससे सरकार पर नैतिक और संवैधानिक दबाव बनता है कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे। इस अनुच्छेद 37 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है ये भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। कई बार न्यायालय ने कहा है कि भले ही ये प्रवर्तनीय न हो, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इन्हें लागू करे। आइए आगे पढ़ते हैं निष्कर्ष इसका। अनुच्छेद 37 यह सुनिश्चित करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को केवल सलाह मात्र न समझा जाए, बल्कि इन्हें शासन की मूल दिशा और आदर्श माना जाए। यह अनुच्छेद भारतीय राजतंत्र को यह याद दिलाता है कि सच्चा लोकतंत्र केवल अधिकारों से नहीं, कर्तव्यों और आदर्शों के पालन से भी चलता है। तो अनुच्छेद 37 में आपने पढ़ा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह सरकार का कर्तव्य होगा कि वे इन्हें लागू करें। तो अनुच्छेद 37 को आपने पढ़ा, संविधान का मूल भाव, उसके उद्देश्य, उसके महत्वपूर्ण तत्व और अंततः निष्कर्ष। आइए हम पढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 38। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने और समानता सुनिश्चित करने की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 समाज में कल्याण की स्थापना हेतु राज्य का कर्तव्य भी निर्धारित करता है। अनुच्छेद 38 को हम दो खंडों में विभाजित करते हैं। पहला, अनुच्छेद 38(1) क्या कहता है? राज्य पूरे समाज में कल्याण की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों में है को सुरक्षित किया जाए। सरल शब्दों में अगर हम इसको देखें उस पंक्ति के ऊपर की, तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह ऐसा समाज बनाए जहाँ हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। इसका मतलब है कि गरीबी, भेदभाव और शोषण से मुक्त समाज का निर्माण हो। तो अनुच्छेद 38 का जो मूल भाव आता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिकों को मिले। उसके बाद हम देखें तो अनुच्छेद 38(2) क्या कहता है? राज्य आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को न्यून करने के लिए काम करेगा। क्या करेगा राज्य? आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं को न्यून करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 38(2) कहता है। अगर इसको हम सरल शब्दों में समझें तो राज्य को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि समाज में लोगों के बीच धन, सम्मान और अवसरों में जो अंतर है उसे कम किया जाए। खासकर जो गरीब, पिछड़े, वंचित वर्ग हैं, उन्हें समान अवसर मिले। उदाहरण से अगर समझते हैं, मान लीजिए किसी गांव में एक धनी जमींदार है और बहुत से गरीब किसान हैं। अनुच्छेद 38 कहता है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे किसानों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिले। सरकार गरीबों के लिए योजनाएं चलाकर, जैसे मनरेगा, राशन योजना, अमीर और गरीब के बीच का आर्थिक फासला धीरे धीरे कम हो। तो अनुच्छेद 38 का जो मूल भाव है वो यही है कि पहला, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। दूसरा, अर्थात गरीबी, भेदभाव और शोषण से मुक्त समाज का निर्माण करना। और दूसरा, धन, सम्मान और अवसरों में जो अंतर है उसको कम करना, खासकर जो गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग है उन्हें समान अवसर देना। आगे हम पढ़ते हैं निष्कर्ष इसका कि अनुच्छेद 38 भारत को एक समतामूलक समाज बनाने का आधार है। ये कहता है कि सरकार को सिर्फ विकास नहीं करना है, बल्कि ऐसा विकास करना है जिसमें हर वर्ग, खासकर गरीब और पिछड़े लोगों को सम्मान, अवसर और न्याय मिले। तो आज हमने संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 38 तक पढ़ा, जिसमें 36, 37, 38 आगे के अनुच्छेद 39 से लेकर अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की इस कक्षा को यही हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें,
अगर ये इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम अनुच्छेद 39 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।